टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन क्वेश्चन के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की और इसके प्रिंसिपल की। इसकी अगर बात करें इसके डेफिनेशन की तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स हेंस इंक्रीज द एनर्जी अप टू वेरी हाई एक्सटेंट। होता क्या है कि कई बार हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स में एक ऐसे चार्ज पार्टिकल जुड़ते हैं जहाँ पे जिसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो मतलब अपने अंदर स्टोर करे, तो आप साइक्लोट्रॉन की मदद से उन चार्ज पार्टिकल्स को बहुत बार एक्सेलरेट कर सकते हो ताकि उनकी एनर्जी बहुत एक हाई एक्सटेंट तक बढ़ सके। तो ये एक ऐसा है जो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके प्रिंसिपल की तो energy of charged particles can be increased up to high extent when it passes through a region of high oscillating electric field number of times। होगा कि आपके पास एक ऐसा apparatus होगा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई होगी और आप चार्ज पार्टिकल्स को नंबर ऑफ टाइम्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करोगे तो वो अपनी एनर्जी को बेसिकली उसकी एनर्जी वहाँ पे बढ़ जाएगी और वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर आपका एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा क्योंकि वो जो रीजन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है बहुत हाई अमाउंट की, बट साथ में मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया है, डेफिनेशन कर ली है, उसके बाद हम लोगों ने इसकी प्रिंसिपल लिखा है, फिर हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन किया ऑसिलेटर। ठीक है, अब इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ उसके अंदर कि इसके अंदर एक बेसिकली दो डी शेप के होलो सिलेंडर है जो कि मेटल से बने होंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये जो इसके एंड से ये एक ऑसिलेटर से कनेक्ट है जो इसको इलेक्ट्रिसिटी या फिर समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ कि The beam of charged particles to be accelerated is injected into the crystal near their center in plane perpendicular to magnetic field। इसका मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को लाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक नॉर्थ पोल अलाइन किया और एक साउथ पोल अलाइन किया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी अब, नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इस मामले तरीके से एक टेबल पे रखा हुआ है, ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है, ये डीज जो है उसके प्लेन में ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, वहां से आ रहा है यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। जिस प्लेन पे काम करना है उससे कैसे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस प्लेन के ऊपर आएगा तो वो कैसे रोटेट करेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि जब भी कभी जैसे चार्ज पार्टिकल है वो देखो वो मूव तो इसी प्लेन के ऊपर करेगा ना, मतलब जैसे ये प्लेन है तो वो इसी के ऊपर मूव करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर इधर कहीं भी हो वो इस मैग्नेटिक फील्ड से कैसे होगी। तो अगर चार्ज का मोशन और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो कैसा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन। अब इसके फोटो में दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है अगर मान लो आपने किसी पार्टिकल को इसके सेंटर में लाके कहीं पर रख दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोर्थ पॉइंट ये तो है, the beam of charged particle to be accelerated is injected into the D's is injected into D's, दोनों D's के बीच में आया। अब वो इस प्लेन पे आ गया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब यहाँ से निकल के वो टारगेट को हिट करेगा। तो जो आपका पर्पस है देखो, क्योंकि लगातार इसका रेडियस बढ़ रहा है, अब आप देखोगे फॉर्मूले तो निकालूंगा समझ आएगा कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, एक्सेलरेशन, उसको जाके वो हिट करेगा। तो एक तरीके से जो हमारा टारगेट है, पीछे जो हम लोग बात कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंट की, उसमें जो हमारी बेसिकली हमारे डिजायर्स है वो पूरे हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे हाई एक्सेलरेशन पे आके वो टारगेट करना चाहिए, वो हिट करना, तो कर रहा है नहीं कर रहा, विंडो ऑन करके वो डिपेंड करता है कि आपका सर्कल किस तरीके से घूमेगा और वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक करना चाहिए। विंडो ऑन लास्ट में बना लेंगे। हाँ, तो ठीक है, चलो अब इसकी थ्योरी लिखो।
ये ड्रॉ कर लो एक बार, इसको सही से बनाना सेंटर में। ठीक है, हो गया ड्रॉ। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। देखो ये सर्कुलर मोशन में क्यों रोटेट कर रहा है, ड्यू टू विच फोर्स? लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और एक फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर मोशन के लिए, तो वो मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होगा सपोज करो उसके पास चार्ज क्यू है। अब जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर प्लेन में कर रहा है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा? ये हम लोग फोर्स पढ़ चुके हैं, 90 लगा बिकॉज एंगल इज 90 बिटवीन द पार्टिकल एंड द magnetic field. B is the amount of magnetic field which is basically given by the north pole and the south pole. ठीक है, V is the velocity of the particle, जिस प्लेन पे वो जैसे मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से, ठीक है, और Q हो गया जितना उसके पास चार्ज है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब जब कोई बॉडी आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो मतलब ये सर्कुलर मोशन करेगी। सर्कुलर मोशन होगा तो उसके लिए एक फोर्स बराबर एक फोर्स और आता है, उसका नाम है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? बोलो, mv²/r। ठीक है, तो r इज द mv²/r। ठीक है, अब मान लो जैसे सपोज करो सर्कुलर मोशन है, तो जैसे हमेशा याद रखना फोर्स की डायरेक्शन होती है रेडियल हमेशा, ठीक है। F लगेगा इस तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है कि उसको वो इधर की तरफ, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हुए, या तो वो बाहर निकल जाएगा या तो वो, तो इसका मतलब फॉर मेकिंग इट टू मूव इन सर्कुलर बेसिकली शेप, तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, mv²/r इक्वल्स टू qvb। ये लास्ट टाइम भी किया था हम लोगों ने, तो एक v से एक v काट दो, तो क्या हो गया, r कितना आ गया, mv/qb। देखो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ेगा। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी भाई, r इज प्रोपोर्शनल टू v डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाफ mv² से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना बच्चे, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv², वेलोसिटी इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको आप किस से डिनोट किया, इसको आप आर से बोल सकते हो, या छोड़ दो आर ही रहने दो, ठीक है। आप टेरेस्ट्री को बोलते हैं, बता दो क्योंकि हमारे इंग्लिश का टेरेस्ट्री, वाह इंग्लिश का टेस्ट का टेंशन, उसमें फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, चारों की टेंशन नहीं है, इंग्लिश की उसमें हम लेटर वगैरह टेस्ट देंगे। अरे मेरे को पता है इंग्लिश के टेस्ट कैसे नहीं दिए, वेल हम लोग इसकी बात करते हैं, इसके टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या होगा, अगर मान लो ऐसे रोटेट कर दो, वो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, सर्कमफेरेंस 2πr
आर की वैल्यू आर की वैल्यू मतलब mv/q ये तो हमने पहले भी निकाला था ना, मालूम है, तो इसमें भी वही करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आप पीछे पढ़ रहे हो वही सारा प्रिंसिपल यूज होगा साइक्लोट्रॉन में, आपको बताया था मैंने एक बार। नोट करो इसको, टाइम नेक्स्ट में। ये वगैरह जो हमने केसेस करे थे इसमें वही। ठीक है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल 1/T, इसका मतलब qB/2πL। देखो क्लियरली, ये कितने सांस्कृतिक नोट्स बनाते हैं ना मेरे क्लियरली क्लियरली। the frequency is independent of both radius and its velocity। ठीक है, होता क्या है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब एक बार इसकी वर्किंग देख रहे थे दोबारा से, क्योंकि अब की बात जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा और डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और समझ लेना होगा यहाँ पे साउथ पोल है, वहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कम जाएगी। नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, चलो एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इसका रीजन बाद में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें काम नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को आप नहीं कर सकते एक्सेलरेट इससे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने देखो जो पीछे लिखवाया था ना, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, ये इसकी एक लिमिटेशन है। बट प्रोटॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोटॉन को लेंगे, इसको मैं बोलता हूँ सपोज करो D1, इसको बोलता हूँ D2। देखो आपको ये पता है कि ये एक ऑसिलेटर है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन लगातार बदलेगी। मतलब जैसे एक बार ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव बनेगा, फिर ये पॉजिटिव बनेगा, है ना, है ना। चलो मान लो एक पहले सपोज करो ये सिनेरियो है, मतलब एक बार ये पॉजिटिव है, वो बोला नेगेटिव है, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे प्रोटॉन आ गया, पॉजिटिव चार्ज बीच में। ठीक है, अब प्रोटॉन है तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इसका मतलब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर, बिकॉज नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा। फिर एक टाइम आएगा, फिर क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव था तो अब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ऑसिलेटर का काम है लगातार वो अपनी साइंस को चेंज करेगा, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव लगातार। तो अब ये देखो ये यहाँ से क्या होगा, रेपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया है, फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा, फिर ये वापिस आएगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव बन जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसे बार-बार घूमती है। जो ये सर्कुलर मोशन हो रही है वो हो रही है ड्यू टू द फोर्स विच इज ड्यू टू द मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बट जो ये शिफ्टिंग हो रही है लगातार, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो दो बातें हो रही है, एक तो लगातार उसके साइन चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और सर्कुलर मोशन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे सपोज करो प्रोटॉन आया, तो जब ये पॉजिटिव था तो ये इसके किससे अपोजिट जाएगा, बिकॉज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा,
तो लिखना पढ़ लो कैसे। देखो पहले को लिखना, सपोज D1 इज पॉजिटिवली चार्ज एंड D2 इज नेगेटिवली चार्ज, सो प्रोटॉन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव, ऐसे लिखें, प्रोटॉन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, इट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द D2, ठीक है। व्हेन D2 इज पॉजिटिव एंड D1 इज नेगेटिव, so it will again attracted towards the D1, so attracted भी आएगा और accelerate भी आएगा। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो देखो जितनी स्पीड से यहाँ गया उससे ज़्यादा स्पीड से ये यहाँ आएगा, क्योंकि देखो लगातार उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है। और आपने देखा, आप रेडियस को समझ देखो v से कैसा है, और रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये जो बताया मैंने ये आपको वर्किंग मिल जाएगा इसकी, आप बुक से चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वर्किंग इम्पोर्टेंट है। लास्ट इसका जो है वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ में कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। ये पूछे सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक फोर्स है, या ऐसे मतलब दो पोल्स हैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, जिस प्लेन पर जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है उससे, और ये एकदम से एक्सेलरेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उसके साइन चेंज हो रहे हैं। लिखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपके पास एक आर का फॉर्मूला आया था क्या, mv बाय क्यूबी, था क्या पक्की बात। ठीक है, यहाँ से आप v निकाल सकते हो। v क्या आएगा, क्यू बी आर अपॉन में m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ, सो हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है, ये जगह पुट कर दो ना, 2r अपॉन में m, तो q स्क्वायर r स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। हाफ m स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ये एक m से एक m कट रहा है, वैल्यू क्या रहेगी, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। v निकाल लिया था, कोई दिक्कत है v निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m स्क्वायर, तो वो क्यों लगाया हमको v की जगह पुट कर दो भाई, खत्म। ये तो v की जगह हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया ना, क्या बोल रहे हो आप, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से v निकाला, हाफ m स्क्वायर पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m स्क्वायर। हाँ तो ये लिखा है हाफ m स्क्वायर, हाँ, v क्या निकाला है, qbr कौन है, तो पुट कर दिया बस। उसका स्क्वायर देना, वहाँ पे 10 स्क्वायर देना। अच्छा 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 ये डाउट वाला लॉजिक तो होगी। नहीं, मैंने पूरा उसको देखी थी, हाफ m स्क्वायर को देखी थी, तो मुझे लगा कि v हाफ m स्क्वायर इज इक्वल टू फिर हाफ m हाफ m मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नोट करो, नेक्स्ट लिखो लिमिटेशंस। लिखो, electrons cannot be accelerated in cyclotron. A large increase in their energy increases their velocity to a large extent. This through the electron
out of the step with the oscillating field. देखो होगा क्या, जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जैसे देखो जैसे दो डीज है, ठीक है, इसके बीच में काम हो रहा है सारा का सारा, लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन ना, जैसे एक प्रोटॉन है वो थोड़ा स्लो एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा, मतलब जैसे ये नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ का अगर प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, जाएगा, फिर चेंज होगा, फिर थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी और उससे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है जो जैसे एक पर्टिकुलर रीजन में तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखी होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इस रीजन से बाहर चला जाएगा, तो वो आपका जो बेसिकली पर्पस है, जो आपका डिज़ायर है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट लेवल न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन द साइक्लोट्रॉन। इसका रीजन आप बता सकते हो? ये बहुत आसान है बताना। न्यूट्रॉन्स के तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे जीरो का मतलब तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा, अट्रैक्ट ही होगा तो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, बट मैग्नेटिक फोर्स तो ये सर्कुलर मोशन में काम ही नहीं करेगा, ठीक है। दो लिमिटेशन समझ में आ गए, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू, इसी के आगे तीसरी लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, the mass of a particle can be increased with its velocity as c is the speed of light, ठीक है। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, ठीक है। ये तब काम करता है जब आपके जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे, तो उस हिसाब से क्या होगा, देखो अगर ये समझ लो ये कंप्लीट जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है, कैसे समझाओ इसको, जब बहुत हाई स्पीड की बात होती है, बहुत हाई वेलोसिटी की बात होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ द लाइट, तो इस तरीके से मास जो वेरी करता है। और या आसान शब्द में बोलूँ तो ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे मास बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, मास बढ़ता है, ठीक है। तो देखो अब आगे लिखो जरा, इसको फिर समझ में आएगा। एट हाई वेलोसिटीज the cyclotron frequency will decrease। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, 1/2π/2πm। देखो जब जैसे इसका रेडियस बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बाय यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी आप बोल सकते हो वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ेगा, और जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे जैसे मास बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ये देखो एक बात बताओ, आपका पर्पस क्या है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए आपको, लेकिन और एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बट वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है,
और फ्रीक्वेंसी, कम होगी। इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, जी। तो ये एक लिमिटेशन ये है समझ। ठीक है, देखो दिस विल throw out the particles out of resonance, the particle out of resonance with the oscillating field, that is as the ions, proton, neutron, alpha particles, ions समझाने के लिए बोला मैंने, ions reach the gap between the D's, the polarity of D's will not reverse at the instant consequently the ions will not further be accelerated, ठीक है। this can be overcome by either increase in magnetic field, ठीक है, increase by देखो आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो थर्ड लिमिटेशन ये बोलना चाह रहा है, बाय यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन यू कैन से वेलोसिटी के साथ जो है वो आपका मास जो है वो बढ़ता है। जब वो ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। जैसे जैसे मास जैसे वो रोटेट करेगा उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। हाँ, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। और आपको पता है कि फॉर्मूले में क्या है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में क्या है, मास के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। आपका पर्पस क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए, ठीक है। तो एक कैसे किया जा सकती है, आप इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो जिससे क्या हो, इसका इफेक्ट जो है वो तो क्या होगा, बी बढ़ाने से क्या होगा, एफ भी बढ़ जाएगा। इसको अगर पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा मुझे ऐसा पूछ लो। और जिस प्रोसेस में हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं उसका नाम है, लिख लो, सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन SYN। जिस प्रोसेस में आप ये समझ लो जिस टाइप के साइक्लोट्रॉन में आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हो उसको बोलते हैं सिंक्रोट्रॉन। SYN CHROTON, सिंक्रोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन है, वैसे ही सिंक्रोट्रॉन जिसके अंदर जो काम है वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे होता है। क्लियर? इसके ऊपर पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। इसका देखो एक यूज आप देख चुके हो पहले, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स की बात की थी, जैसे जो एक्सपेरिमेंटल यूज पहला, जैसे वो एक्सपेरिमेंट था जो बताया गया था, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन सेकंड पॉइंट देखते हैं। मान लो ये कोई हाई एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम हो गया, या मतलब मोर देन 50 नंबर, ठीक है, 50 एटॉमिक नंबर। इसके पास क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस अपने आप टूटते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो एक हाई एनर्जी बनाने में, जो हम लोग इसमें करते हैं। इस प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं,
इसको स्ट्राइक करते हैं, फिर ये आगे 3 में टूटता है। ये आप आगे जाकर पढ़ने वाले हो पार्टिकल में, इसका फिर हर एक पार्टिकल 3 में टूटता है। फिर देखो ये 3 3 3 ऐसे बनता जाएगा। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। और जितने ज़्यादा पार्टिकल टूटेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोग बना सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए स्टार्टिंग में एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल चाहिए, और वो हम लोग इससे, इस डिवाइस से जनरेट कर सकते हैं, ताकि वो जाके इसके न्यूक्लियस को स्ट्राइक करे, फिर आगे जाके ये रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, बात करें देखो इसके तीसरे और एक जो सबसे ज़्यादा लाइफ में होता है। देखो जैसे आपने सॉलिड स्टेट्स पढ़ा जब तक, इसके अंदर क्या है देखो, उसमें आयंस में क्या होता है, वैकेंसीज होती हैं, मतलब उसकी जो सॉलिड के अंदर वैसे वैकेंसीज होती है, या फिर जैसे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डोपिंग बोलते हैं, जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, डोपिंग बोलते हैं इसको, इम्प्योर सब्सटेंस को। तो आप चाहो तो इम्प्योर सब्सटेंस को ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को इनहांस कर सकते हो। जैसे सपोज करो एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा एक सॉलिड है जो जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप तो ये एक ऐसा आयन उसमें डालो जो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो आप उन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके उसके अंदर भेज सकते हो, जिससे क्या, जिसको बोलते हैं डोपिंग करना, ताकि आप उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सको। और आपका डिजायर क्या था कि हमको एक कंडक्टर बनाना है। किसको बनाना है कंडक्टर? जो पहले, जिसकी रेजिस्टिविटी पहले से बहुत ज़्यादा हाई है। जिसकी कम होगी वो तो ऑटोमेटिकली होगा ना, हाई है। आपने क्या किया, उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करी है, उससे क्या हुआ है, जो पहले एक तरीके से इंसुलेटर था वो किस तरह काम करने लगा। तो आपका डिजायर पूरा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ठीक है, आप इससे क्या बना सकते हो, आप और प्रोटॉन 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 ऐड करके क्या कर सकते हो, एक हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाया जा सकता है।